इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द यूनियन लेजिस्लेचर, जो कि सिविक्स के लिए है, क्लास 10 आईसीसी बोर्ड के लिए है। यहाँ पे हम सारे एमसीक्यू कवर करेंगे, कोई भी एमसीक्यू हमारा हटेगा बचेगा नहीं, यहाँ पर पूरे चैप्टर से कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेडरल सेटअप इन इंडिया इन्वॉल्व। तो फेडरल सेटअप में कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है? ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल का मतलब होता है दो टाइप की गवर्नमेंट। फेडरल सेटअप इन इंडिया मीन्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका बी, आर द नेशनल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंपोनेंट स्टेट, सेकंड भी सही है। कंट्री होल्ड अ पावर विच डिवाइड अमंग द लेबल गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होती है, सही है। तो ये सारी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है फेडरल सेटअप के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी। तो यहाँ पे आएगा ये यूनियन ऑफ स्टेट। जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट के लिए है, बताया जा रहा है यहाँ पे। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या हो गया? अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एजुकेटिव फाइनेंशियल पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसमें तीनों जो पावर आती है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वही यहाँ पे इसकी बता रही है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। नेम ऑफ टू स्टेट ऑफ अथॉरिटी अंडर द फेडरल सेटअप इन इंडिया। तो इसके अंदर दो गवर्नमेंट कौन कौन सी आती है यहाँ पे? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो दो टाइप की फेडरल में गवर्नमेंट कवर होती है, यूनियन और स्टेट। स्टेट जो कि सीएम होता है और यूनियन सेंट्रल में पीएम। विच टू कम्युनिटी इन कनाडा disagreed very strongly with each other over the many matters with until two communities joined together in federation। इसमें कनाडा में दो कौन सी लैंग्वेज को फेडरेशन में डाल रखा गया था? वो थी द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। इन कंट्री वेयर द पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रेसेस और रीजन विद देयर ओन कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस सीम टू बी ओनली प्लान। तो वो यहाँ पर है, यहाँ पे ये फेडरेशन आ जाएगा आपका। who had recommended a federal setup in India as a early 1928। 1928 से पहले फेडरल सेटअप की बात किसने करी थी? वो थी मोतीलाल नेहरू। द गवर्नमेंट ऑफ द होल कंट्री इज कॉल्ड, पूरी कंट्री को चलाने वाली गवर्नमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे कौन सी? यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो पीएम के अंडर में चलती है। द गवर्नमेंट ऑफ कंपोनेंट यूनिट, गवर्नमेंट का जो कंपोनेंट यूनिट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स में आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट डिवाइडेड हो जाती है, जिसको हम कंपोनेंट यूनिट्स भी कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी आर प्लेस अंडर द कंट्रोल। जितनी भी ये सब चीजें होती है, ये कौन सी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? ये सब करती है नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। दो सब्जेक्ट दैट आर लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड प्लेस, इन सबसे रिलेटेड जो भी बातें होती है उसको कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ऊपर की बातें हैं वो नेशनल गवर्नमेंट, और जो नीचे लिखा हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट को चला अंडर में आती है। द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम। तो ये अपने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाती है, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हु इज द फर्स्ट इंटरप्टर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन इंटरप्ट कर सकता है? तो वो है यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में इंटरप्ट कर सकता है। पीएम और सीएम के बारे में कोई भी बात अगर नहीं होती है तो वो उसके अंडर में बात कह सकते हैं। इफ द सेंटर ऑफ द स्टेट गो बिहाइंड देयर लिमिट, अगर सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट अपने लिमिट से बाहर जाती है तो उनका जो निपटारा होता है वो कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट। Why the Supreme Court is called the final interpreter, the guardians of the Constitution। सुप्रीम कोर्ट को ही पूरे इन दोनों का इंटरप्टर क्यों कहा गया है? इट कैन सेटल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर एंड करेंसी, नहीं। इट कैन सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट। तो ये डिस्प्यूट का निपटारा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में। who passed the bill on 20 February, the state of Andhra Pradesh in two separate states, namely Andhra Pradesh state।
जब आंध्र प्रदेश के बंटवारा हुआ था, दो स्टेट में बना था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो उसको बिल किसने पास हुआ था? राज्यसभा में। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन है, बस उसमें है अप्रूव। ये बिल किसने अप्रूव किया था कि आंध्र प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड करा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पे थोड़ा सा ये हु सेड टू हिम, ये पिछला कहीं टाइप हो चुका है, तो ये गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है कि इसका क्या होगा? लोकसभा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बिल किसने पास किया था? वो थी राज्यसभा, जिसको 20 फरवरी को किया गया था, और इसको अप्रूव करने वाली कौन था? लोकसभा, जो 18 फरवरी, सबसे पहले अप्रूव के लिए लोकसभा ने डाला था, फिर उसको पास किया था राज्यसभा ने। तब जाके आंध्र प्रदेश दो स्टेट में डिवाइड हुआ। हु असेंटेड द बिल? और यही जो आंध्र प्रदेश दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, ये इसकी अनुमति किसने दी थी? वो होता है जो फाइनल डिसीजन देने वाला होता है, प्रेसिडेंट, जो कि 2 जून 2014 में दिया गया था। तो आप इसको तीनों बातों को नोट कर लीजिएगा। व्हाट आर थ्री कंस्टिट्यूमेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट के तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो वो तीन पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जिससे मिलके पूरी पार्लियामेंट बनती है। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस नोन। पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट होता है और दो हाउसेस होते हैं। उन हाउसेस के नाम क्या है? तो उन हाउसेस के नाम यहाँ पर है द हाउस ऑफ द पीपुल एंड द काउंसिलिंग स्टेट। ऑप्शन थर्ड। ये दोनों हाउस और प्रेसिडेंट मिलके बनाते हैं पार्लियामेंट। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पहले हमने जो पढ़ा वो क्या है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। द हाउस ऑफ द पीपुल को जो रीनेम करा गया था, इसी को लोकसभा कहा जाता है, और काउंसिलिंग स्टेट को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों एक ही मतलब है, और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपुल, और राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। काउंसिल स्टेट का नाम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा के नाम से। द यूनियन पार्लियामेंट हैज राज्यसभा एंड लोकसभा एंड इनकम्प्लीट। किसके बिना इनकम्प्लीट है? तो राज्यसभा लोकसभा में कौन और प्रेजेंट होता है? प्रेसिडेंट। तो आप ये बार बार क्वेश्चन को मैंने अलग तरफ से, हर तरफ से बना के रखा है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। द प्रेसिडेंट डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट, बट ही मे एड्रेस आइदर हाउस और बोथ हाउस। पार्लियामेंट में मतलब प्रेसिडेंट नहीं बैठते हैं, लेकिन तब भी वो कोई मैसेज वहां पे कन्वे कर सकता है, ये बात बिल्कुल ट्रुथ है। तो प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट को चला सकता है बिना उसकी प्रेजेंस में। अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट। कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकता, किसके बिना पास नहीं हो सकता? प्रेसिडेंट के बिना। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द हाउस? हाउस की कितनी टर्म्स होती है लोकसभा की? 5 years। द टर्म ऑफ द फिफ्थ लोकसभा वाज एक्सपायर ऑन 18 मार्च 1970, इज वाज एक्सपेंडेड। वैसे लोकसभा होती है 5 साल के लिए, लेकिन ये वाली लोकसभा कुछ साल तक बढ़ गई थी। तो वो कितने साल तक बढ़ी थी? 1 साल उसको आगे बढ़ा दिया था, यानी कि 6 year की हो गई थी। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम वैल्यू लोकसभा में कितने मेंबर्स की होती है? वो होती है 552 की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इससे ज्यादा नहीं होती। हाउ मैनी मेंबर आउट 552 अप टू कैन रिप्रेजेंट द स्टेट? 552 में कितने मेंबर स्टेट से लिए जाते हैं? तो वो उनकी मैक्सिमम क्वांटिटी होती है 530। 530 स्टेट से सेलेक्ट होते हैं लोकसभा में। हाउ मैनी मेंबर्स नॉट मोर देन मेंबर शैल बी रिप्रेजेंट यूनियन? यूनियन टेरिटरी से कितने लोग ले सकते हैं? तो वो है 20। देखिए टोटल है 552, उसमें 530 स्टेट के होते हैं और 20 यूनियन के, और बच्चे दो। तो वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, दो कहाँ के लिए है? हाउ मैनी मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी? यहाँ से दो मेंबर लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक चार्ट में आपको बना के दे रखा है मैंने। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, तो स्टेट से 530 के प्रेजेंस में है, और यूनियन टेरिटरी से केवल 13 है, जबकि होते कितने हैं? 20। तो 530 20 मिलाएंगे कितना हो गया आपका? 513 2, ये 545 प्रेजेंस में है। और हर एक स्टेट से पूछे जाएंगे कितने कितने लोकसभा सीट है, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और इस पर लिख लीजिएगा कि कितने स्टेट से कौन कौन से, मतलब यहाँ पे नंबर्स लिए गए हैं इस हिसाब के लिए। तो यहाँ पे हर एक स्टेट का अलग अलग लोकसभा सीट दी गई है।
सीट हैव बीन रिजर्व इन द लोकसभा फॉर, लोकसभा में सीट शेड्यूल कास्ट के यानी कि एससी के लिए भी रिजर्व है, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी दोनों के लिए सीट क्या होती है, रिजर्व होती है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर इंटाइटल टू द वोट ऑफ हाउस, तो दोनों हाउस में अगर वोट डालने की एज की बात करें तो मिनिमम होती है वो 18 ईयर्स। एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है वो कितने लोग की सीट है अभी, 545, जो कि अभी भी मैंने पिछला चार्ट में आपको दिखाया था। 530 स्टेट से थी, 13 यूनियन टेरिटरी से और 2 से। इन ऑर्डर टू बी चूज अ मेंबर ऑफ लोकसभा अ प्रेजेंस, क्वालिफिकेशन लोकसभा के लिए क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1 मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। मस्ट बी नॉट लेस देन 25, ये भी सही है। मस्ट पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज बी प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो भी होनी चाहिए। तो तीनों बातें बिल्कुल होना जरूरी है लोकसभा के मेंबर के बनने के लिए। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड फॉर सीट इन लोकसभा, लोकसभा के लिए कौन सिलेक्टेड नहीं हो सकता, ही इज तब तक नहीं हो सकता जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं कर लेता वोटर्स के रूप में पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट में। तो फर्स्ट आपका आंसर ठीक है। सेकंड वाले में लिखा है नॉट रजिस्टर्ड, तो ये नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अ पर्सन इज डिसक्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द, किसी भी पार्लियामेंट से हम डिसक्वालीफाइड कर सकते हैं, मेंबर को निकाल सकते हैं। कब, इफ वन होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अपने मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसने कोई प्रॉफिट लिया हो और उस वो भारत का नागरिक ना हो, इज वन ऑफ द सो डिस्क्वालीफाई अंडर लॉ, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो लॉ बनाया गया उसको वो क्वालिफाई नहीं करता हो, तो तीनों कंडीशंस में किसी में होने पर भी उसको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। नो पर्सन शैल बी अ मेंबर बोथ हाउसेस पार्लियामेंट सेम एज टाइम, कोई भी व्यक्ति एक ही समय पार्लियामेंट के दोनों हाउसों का मेंबर नहीं हो सकता, लोकसभा और राज्यसभा का दोनों को एक साथ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव द पावर एक्सपेल अ मेंबर हुज, दोनों हाउसों में किसकी पावर होती है जो मेंबर को मतलब बाहर कब निकाल सकते हैं, एक्सपेल का मतलब बाहर निकालना, तो कंडक्ट डैमेज द डिग्निटी ऑफ द हाउस, जो कोई हाउस की डिग्निटी यानी गौरव को नुकसान करेगा उसको बाहर निकालने की परमिशन होती है दोनों पे। जब कोई लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनता है तो उसको ओथ, एक मतलब वो शपथ लेनी पड़ती है, तो वो शपथ यहाँ पे किसके सामने ली जाती है, प्रेसिडेंट के सामने ले सकते हैं, या प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट करता है उसके सामने भी हम ओथ ले सकते हैं। द सीट ऑफ मेंबर ऑफ आइदर हाउस बिकम वैकेंट, कोई भी सीट वैकेंट रह जाती है हाउस की, उसका रीजन क्या है, इफ अ मेंबर रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग द स्पीकर, अपनी वो पोस्ट को छोड़ना चाहता हो। इफ अ मेंबर इज विदाउट परमिशन द हाउस अपसेंट, वो अपसेंट हो जाए मतलब पीरियड 60 days तक। इफ अ मेंबर बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालीफाइड लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट पार्लियामेंट ऑन गो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो लॉ बनाया गया उसको वो फॉलो नहीं करता हो, इन किसी भी कंडीशन में वो क्या हो सकता है, बाहर मतलब मेंबर नहीं बन पाएगा। क्वेरम का मतलब क्या होता है, क्वेरम का मतलब होता है कि कितने लोग प्रेजेंट होते हैं जब पार्लियामेंट की प्रोसेस चालू होती है, तो मैक्सिमम नंबर का प्रेजेंट होना को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वेरम। क्वेरम के बिना पार्लियामेंट की कोई भी कार्रवाई पूरी नहीं होती है। द क्वेरम ऑफ टू कंस्टिट्यूट मीटिंग द हाउस और टोटल नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग द स्पीकर पर्सन, अगर लोकसभा अगर हाउस की कोई भी अगर आपकी मीटिंग होनी है तो उसमें मीटिंग में टोटल मेंबर का 1/10 होना प्रेजेंट है, जितनी भी सीट होती है उसका 1/10। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर होता है कि अगर स्ट्रेंथ हाउस की 350 मेंबर है तो उसका क्वारम निकालिए, तो आप देखेंगे कि किसी भी लोकसभा में तभी उसकी मीटिंग हो सकती है जब उसका 1/10 पार्ट, 350 का 1/10 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 35। विच लैंग्वेज यूज टू बी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप की लैंग्वेज यूज होती है। हु डिटरमाइन द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एमपीएस एंड मिनिस्टर, इनकी सैलरी को कौन करता है, वो है पार्लियामेंट। एक्सेप्ट विद द प्रियर लीव द स्पीकर नो मेंबर शुड रीड थ्रू द बी रेफर्ड, मतलब स्पीकर के अलावा यहाँ पे कौन रिटर्न स्पीच नहीं कर सकता, वो है रिटर्न स्पीच दे सकता है। फॉर द सक्सेस ऑफ पार्लियामेंट द अपोजिशन हैज टू प्ले,
पार्लियामेंट में अपोजिशन का क्या रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हमारे कोई अपोजिट में बात करता है तभी हमें पता चलता है हम कहाँ तक राइट है और कहाँ तक रॉन्ग है। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द अपोजिशन पार्टी एज रिकॉग्नाइज इन द बोथ हाउस। तो वो दोनों अपोजिट पार्टी को क्या बोलते हैं हम? लीडर्स ऑफ अपोजिशन। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बेस्टोड ऑन देम सेम स्टेटस इन एंजॉय। तो यहाँ पे वो बिल्कुल जो पार्लियामेंट सेम किसकी तरह होती है? यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही है। 14 लोकसभा में कितने वुमेन सीट थी? वो थी 45। और 16 लोकसभा में अब कितनी वुमेन मेंबर्स है? तो वो अब यहाँ पे जो कि 15 लोकसभा से 3 ज़्यादा है, तो वो आपकी प्रेजेंस में जो है वो है आपकी 62 सीट वुमेन्स प्रेजेंट है। तो अगर 15th लोकसभा में पूछ लिया जाएगा तो 62 में से 3 माइनस कर दीजिए। तो 15th लोकसभा में वुमेन की जो सीट थी वो 59 थी। तो 14 में 45, 15 में 59 और उसमें 62। हु इज द प्रिंसिपल प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का प्रेसिडेंट कौन होता है? वो होता है आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर में से स्पीकर। द स्पीकर इज द प्रेसिडाइंग ऑफिसर। द स्पीकर इज इलेक्टेड। स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ हाउस, प्राइम मिनिस्टर। तो ये करते हैं मेंबर्स ऑफ हाउस ही स्पीकर को इलेक्टेड करते हैं, इन्हीं के द्वारा इसका मतलब चुना जाते हैं ये स्पीकर्स। हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर व्हेन द लेटर इज absent और while द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट। तो कौन परफॉर्म करता है? अगर स्पीकर absent हो जाता है तो उसके absence में काम करते हैं डिप्टी स्पीकर्स। हाउ मैनी पर्सन इन द पैनल ऑफ चेयरपर्सन? चेयरमैन में कितने पर्सन होते हैं? 6। हु परफॉर्म इफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर बोथ आर absent? अगर दोनों ही absent हो जाते हैं तो उसके केस में कौन परफॉर्म करेगा अपना वर्क? वो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन। द पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज चूज बाई। वो इन पैनल को कौन चूज करते हैं? वो करता है स्पीकर। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑन 3 जून 3 जून 2009 में कौन थी? तो पहली वुमेन जो स्पीकर थी वो बनी थी कुमार मैरिया कुमार। और सेकंड वुमेन स्पीकर जो कि बनी थी 6 जून 2014 में, उनका क्या नाम था? वो आप थी MS सुमित्रा महाजन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर है। इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, डिस्कशन ऑन द थ्रोन। ये कौन इसको करेगा कि अगर कोई भी बिल जो मनी है या नहीं? ये आपके लिए ऑप्शंस में जो आएगा वो है द स्पीकर। बिल का डिसीजन करने के लिए स्पीकर फाइनलाइज करेंगे। व्हेन द वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट अ प्रपोजल आर इक्वल गिव्स अ कास्टिंग वोट। तो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर, द स्पीकर, बोथ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्पीकर ही इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बातें आपको बताने के लिए लिखवाया है। जैसे पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं और प्रेसिडेंट इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में आपका स्पीकर आता है और राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर आते हैं। डिप्टी स्पीकर के फिर आगे दो पार्ट बन जाते हैं, वो है आप सॉरी, लोकसभा के पार्ट है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा के द चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर। यहाँ पे मैंने जितनी भी लोकसभा अब तक हुई है, अब तक की 16 लोकसभा हो चुकी है। तो आप ध्यान रखिएगा टोटल लोकसभा 16 हुई। फर्स्ट लोकसभा हुई थी 13 मई 1952 को, और फाइनल जो 16 लोकसभा है वो 4 जून 2014 को हुई है। तो आप इस चार्ट को पूरा एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस?
किसकी अध्यक्षता में वो होता है स्पीकर की में? हु इज द सेकंड चैम्बर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट का कौन है? राज्यसभा। द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट का कौन होता है? अपर हाउस में आपको कहलाता है यहाँ पे राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर हाउस राज्यसभा कहलाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है लोअर हाउस, तो लोअर हाउस आपका कहलाता है लोकसभा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चंस के लिए। पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर के कौन कौन से होते हैं? तो पहला है रेगुलेट डिबेट्स एंड प्रेसिडिंग ऑफ द हाउस, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो ये तीनों ही मतलब रेगुलेशन और पावर और फंक्शन होते हैं स्पीकर्स के। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होते, जबकि लोकसभा में होते हैं आपके 552। द मेंबर ऑफ सभा फॉल इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में ये डिवाइडेड की जाती है, एक है नॉमिनेटेड और एक इलेक्टेड। कुछ मेंबर नॉमिनेशन के द्वारा लिए जाते हैं और कुछ इलेक्शन के द्वारा लिए जाते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, वो उनके कितने लोग लिए जाते हैं? वो आपके हैं 12। और द नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो आपके लिए जाएंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा। जो नॉमिनेटेड होते हैं उसको कौन करता है? प्रेसिडेंट। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग पर्सन हैविंग नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर। मतलब किस किस बेस पे वो नॉमिनेट करता है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, किसी इन्हीं पर्टिकुलर चीज पे अगर कोई पूरी तरह से व्यक्ति परफेक्ट होता है तो उसी को नॉमिनेट कर दिया जाता है। वो भी कौन? प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा नॉमिनेट राज्यसभा के लिए नहीं किया था? रेखा जो एक्ट्रेस है उसको भी किया गया था, आरबीआई गवर्नर डॉक्टर बिमल जलान को भी किया गया था, सचिन तेंदुलकर भी को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन को नहीं किया गया है। द राज्यसभा आर इलेक्टेड, राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है? किसके द्वारा इलेक्ट की जाती है? तो ये सी पार्ट है आपका, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। राज्यसभा एट प्रेजेंट इफेक्टिव, राज्यसभा में अब कितने प्रेजेंट सीटें हैं इस समय? तो वो है 245 मेंबर, जिसमें कि 12 जो है वो नॉमिनेटेड है और बाकी जो है वो आपके इलेक्टेड के द्वारा लिए गए हैं। और टोटल सीट आपने पढ़ी थी 250 होती है, जिसमें नॉमिनेटेड भी इंक्लूड है। इन ऑर्डर टू बी चूजन अ मेंबर राज्यसभा पर्सन, राज्यसभा के लिए क्या क्या होना चाहिए? इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, इसमें एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो कि मतलब लॉ को फॉलो करता है, वो भी इसमें होना चाहिए। इसके लिए डिस्क्वालीफाई राज्यसभा में होने के मतलब कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहला है होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कोई उसने अपना मतलब कोई लालच के हिसाब से कोई वर्क करा हो, बीइंग अनसाउंड माइंड, बीइंग डिस्क्वालीफाई। तो तीन सभी ये करेक्ट है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, राज्यसभा किसकी तरह परमानेंट बॉडी है? तो ये है अमेरिकन सेनेट की तरह। राज्यसभा की कंपेयर अमेरिकन सेनेट से की गई है। हाउ मैनी मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर आखिर में कितने रिटायर्ड होते हैं? 1/3। हर साल 1/3 रिटायर्ड हो जाते हैं राज्यसभा में। व्हाट इज द टर्म मेंबर ऑफ राज्यसभा में कितने टर्म्स होती है? वो 6। अब देखिए ध्यान रखिएगा, लोकसभा में होती है 5 ईयर और राज्यसभा में होती है 6 ईयर्स। हु इज द एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का? तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। द राज्यसभा इलेक्टेड अ डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम, उसके खुद के मेंबर उसको इलेक्ट करते हैं, ओन मेंबर। हु प्रेसिडेंट द सिटिंग ऑफ द हाउस इन द अब्सेंस ऑफ चेयरमैन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनकी अब्सेंस में कौन वहां पे बैठते हैं? तो वो है डिप्टी चेयरमैन। इज द टोटल मेंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ द क्वारम, क्वारम में कितने होना जरूरी है? तो 1/10। तो आप ध्यान रखना, लोकसभा में भी 1/10 का होना जरूरी है और राज्यसभा में भी, तभी इनकी आगे की प्रोसेस पूरी होती है। विच इज नॉट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस में लिखे ये पूरी पूरी डिटेल लिख दी है, आप इन डिटेल को पढ़ लीजिए। ये सारी चीजें तीनों जो पार्ट है आप इनको लर्न कर लीजिएगा। मैंने जानबूझ के ये एमसीक्यू बनाया ताकि आप इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे कि कौन
मतलब ये सारी पावर है, सिर्फ कौन सी डी वाली नहीं है, प्रिपेयरिंग ऑफ द बजट। तो बाकी तीनों को आप इसको नोट कर लेंगे, पार्लियामेंट में कौन कौन सी पावर होती है। हाउ मैनी promulgate an ordinance at the time when the parliament and ordinance at a time when parliament is not session। तो कौन उसको वो करता है? प्रेसिडेंट। अब मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस, मनी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट। तो उसको इंट्रोड्यूस करने का काम मनी बिल का लोकसभा का होता है, और लोकसभा उसको फिर ट्रांसमिट किसको कर देती है? वो कर देती है राज्यसभा को। द राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद इन द पीरियड। देखिए, मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराने का काम लोकसभा का है, और लोकसभा ट्रांसमिट करती है राज्यसभा को। राज्यसभा का काम होता है 14 डेज में वो उसको वापस करना होता है, तो 14 डेज में उसको वापस करके लोकसभा को दे देती है मनी बिल को। तो आप ये तीनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इंट्रोड्यूस कराने का काम लोकसभा का, और लोकसभा ट्रांसमिट करती है राज्यसभा को, और राज्यसभा उसको 14 डेज में रिप्लाई करती है। हु इज फ्री एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब जो 14 डेज में उसने राज्यसभा ने लोकसभा को दिया, उसको कौन एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है? वो खुद लोकसभा भी उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है मनी बिल को। तो ये मनी बिल से चारों क्वेश्चंस रिलेटेड है। हु पास द यूनियन बजट विच कंटेन द एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर। तो कौन इसको बजट को पास करता है? वो है पार्लियामेंट। द बजट यूज टू बी प्रेजेंट इनटू टू पार्ट। बजट दो पार्ट में डिवाइडेड हुए हैं यहाँ पे प्रेजेंट में, उनका नाम है रेलवे बजट और जनरल बजट। रेलवे का अलग बजट पास होता है, जनरल बजट अलग पास होता है। एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर इन द बजट आर। जो एक्सपेंडिचर होते हैं बजट में, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कॉन्सुलेटेड फंड में, और दूसरा सम ऑफ द रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा है कि एक्सपेंडिचर जो चार्ज ऑफ काउंसलिंग फंड है, वो किस रूप में खर्चा आता है। उसमें आती है सैलरी और अलाउंस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबकी सैलरीज और इन सबके अलाउंस का जो खर्चा होता है, वो पहला एक्सपेंडिचर है। और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है जो अदर गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने अपने स्टेट से लेके उसको जोड़ के बताया जाता है। तो दो पार्ट में बजट पास होता है। फाइनेंशियल पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट की कौन है? तो ये सब सारे करेक्ट है। बजट, सप्लीमेंट्री ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट, ये सारे पावर है। फ्रॉम विच डेट बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर को कब से काउंट करते हैं? जब बजट बनता है तो फाइनेंशियल ईयर को काउंट करने की जो डेट होती है वो होती है 1 अप्रैल। If the budget is not passed before the beginning of the new financial year, there would be no money or the executive spend to draw fine the considered fund will until the budget pass। अगर वो फाइनेंशियल ईयर तक पास नहीं होता, तो उसको कौन पास करने का वो होता है? बोर्ड एंड अकाउंट। बोर्ड ऑन अकाउंट का मतलब है कि जो आपका फर्स्ट बजट था, जिसमें कि पार्लियामेंट, जिसमें कि आपको सैलरी अलाउंस मिलते हैं मिनिस्टर्स वगैरह को, उनसे ही बजट लिया जाता है, उसको बोलते हैं बोर्ड एंड अकाउंट। हु डिटरमाइन द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एमपी, मिनिस्टर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कौन सैलरी को इसको मतलब तय करता है? तो इन सबकी सैलरी को तय करने वाला जो होता है वो है आपका पार्लियामेंट। द क्वेश्चन हावर्स क्या होते हैं, जिसको इंटरपलेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन हावर्स में क्या होते हैं? जो क्वेश्चन फर्स्ट हावर्स होता है हाउस का, उसमें क्वेश्चन पूछने और आंसर पूछने की परमिशन होती है, उसी को क्वेश्चन हावर्स कहते हैं। क्वेश्चन हावर कीप द मिनिस्टर, क्वेश्चन हावर से मिनिस्टर किस पे होता है? टोस पे, टोस, हैंड और माइंड। तो ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसमें आएगा। क्वेश्चन हावर्स कीप द मिनिस्टर ऑन देयर टोस। द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन आवर, पर्पस क्या होता है क्वेश्चन आवर्स का? मतलब 1 घंटे पहले क्वेश्चन आंसर क्यों रखे जाते हैं?
जब भी लोकसभा या राज्यसभा की मीटिंग होती है पार्लियामेंट में, तो इसलिए रखे जाते हैं ताकि पब्लिक का जो भी शिकायत है, जो भी पब्लिक कहती है, तो वहाँ पे उस बात में डिस्कस होता है और वो सारी बातें पार्लियामेंट में आती है। पिन पॉइंट द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन द परफॉर्मेंस एंड ड्यूटी इट मूव ओनली इन द लोकसभा इज कॉल्ड। अगर कोई गवर्नमेंट अपना काम पूरा नहीं कर पा रही है तो उसको कौन कहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए बात होती है, तो वो कहलाती है आपकी एडजॉर्नमेंट मोशन। अगर कोई भी गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही है तो उसको इसमें भेज दिया जाता है। एडजॉर्नमेंट मोशंस वर अलाउड, इसमें क्या, ये कब अलाउड होता है इसमें, जब कोई केस कैसा हो जाए, किलिंग अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर इन प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि किसी को मार दो आप आईपीएस, तब उस केस में डेथ ऑफ सेवरल पर्सन ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अनलाइसेंस लिक्वर, कई लोगों की मतलब डेथ हो जाती है अनलिक्वर मतलब यानी कि शराब वराब से, जो कि आपकी ऑथराइज नहीं थी, तो उन दोनों केस को में ही यहाँ पे एडजॉर्नमेंट मोशन में भेज दिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंटाइटल्ड ओनली बाई, तो वो आपका यहाँ पे है पार्लियामेंट। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन किसके द्वारा इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाले कौन होते हैं, इलेक्टेड बाय मेंबर बोथ हाउस पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। वाइस प्रेसिडेंट को कौन सेलेक्ट करता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा। और स्पीकर को कौन करता है, लोकसभा के मेंबर वो वाले जिसमें सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इसके एमसीक्यू ना बना के आपको इस तरह से नोट्स के रूप में दिए ताकि आप इसको समझ लेंगे। सुप्रीम फॉर्म वेयर पीपल थ्रो देयर रिप्रेजेंटेटिव टू वेनिटी देयर, लोग अपनी शिकायत लेके किसके पास जाते हैं, ये कौन होता है उसका सुप्रीम, तो वो यहाँ पे है, यहाँ पे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट इज द सुप्रीम फॉर्म होती है जहाँ पे लोग अपनी शिकायत वगैरह दर्ज कराते हैं। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव द प्रिविलेज, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके क्या क्या विशेष अधिकार है, तो ये सब तीनों इनके विशेष अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट और फ्रीडम फ्रॉम जरी सर्विस, ये सारे एमपीएस के विशेष अधिकार जिसे प्रिविलेज बोलते हैं वो है। द यूनियन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट नन ऑफ दिस, तो ये है लोकसभा से। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिलिंग मिनिस्टर कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट, तो ये आएगा आपका लोकसभा। द सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर समन बाई, कौन सेशन बुला सकता है लोकसभा राज्यसभा को, तो वो है प्रेसिडेंट। हाउ मैनी लीज सेशन इन द ईयर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कम से कम कितने सेशन का होना जरूरी है, तो वो है आपके यहाँ पे टू सेशन होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा, ये नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सेशन आर है नहीं है, सेशन कितने होते हैं, सेशन 3 टाइप के होते हैं। बजट सेशन जो कि फरवरी से मई होता है, मानसून सेशन जो कि जुलाई से सितंबर होता है, और विंटर सेशन। 3 टाइम के सेशन होते हैं जिसमें कि 2 का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपने ऊपर के क्वेश्चन से पढ़ा। द टाइम विच बिगिन एट 12 o'clock सून आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स, के बाद कौन सा वाला आवर्स होता है, तो वो होता है 0 आवर्स। और 0 आवर्स क्या है, तो इसको भी एक एमसीक्यू इसके ऊपर भी बना हुआ है। ड्यूरिंग द मेंबर रेस ऑफ टाइप क्वेश्चन समटाइम दे रेस मैटर सिंपली और गेन पब्लिसिटी और जस्ट एम्बेरस ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ कुछ लोग पॉलिटिशियन होते हैं अपनी अपनी बातों को पॉपुलर करने के लिए भी 0 आवर्स में अपनी बातें कर करके उसको किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, क्वेश्चन आवर्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, आज स्टेटेड क्वेश्चन एंड अनस्टार्टेड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये आप पूरा इसको पढ़ लीजिए, ये आप इसको समझ भी लीजिएगा चार्ट्स को, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी टाइप के एमसीक्यू डाले, वो भी मैं सीक्वेंस से डालता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बीच बीच में छोड़ कर डालता हूँ। मैं एक स्टोरी के रूप में पूरे एमसीक्यू डालता हूँ ताकि आपको इससे एमसीक्यू से चैप्टर भी समझ में आ जाए, और कोई एमसीक्यू अगर आपका इससे छूट जाता है तो आपको ये कम से कम उससे स्टोरी से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।